हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वानखेड़े रिव्यू एनालिसिस में। मैं हूँ गिरीश वानखेड़े और मैं रेगुलरली रिव्यूज़ करता हूँ फिल्मों के, वेब सीरीज़ के और डॉक्यूमेंट्रीज़ के। आज के रिव्यू का टाइटल है अनकही कहानियाँ, जो कि हिंदी एंथोलॉजी फीचर फिल्म है और ये स्ट्रीम हो रही है नेटफ्लिक्स पर 17 सितंबर 2021 से। एंथोलॉजी फिल्म का मतलब है एक ही फिल्म में कई सारी फिल्मों का होना। ये कई सारी फिल्मों में 3 फिल्में भी हो सकती है, 4 फिल्में भी हो सकती है, 5 फिल्में भी हो सकती है और 10 फिल्में भी हो सकती हैं। और ज़रूरी नहीं कि ये सारी फिल्में एक दूसरे के साथ जुड़ी हो। कई बार ये फिल्में इंडिपेंडेंट होती हैं और कई बार ये फिल्में किसी एक थीम पर आधारित होती हैं, जैसे कि घोस्ट स्टोरीज और लव स्टोरीज। इन दोनों एंथोलॉजी फिल्मों में 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स थे जिन्होंने अपने सेंसिबिलिटीज के अनुसार इन थीम्स को हैंडल किया था। फिर इसी जॉनर में एक दूसरा प्रकार है जिसमें इंडिपेंडेंट फिल्में साइमल्टेनियसली चलते रहती हैं, लेकिन सारी फिल्में एक दूसरे से बड़े ही रिमोट तरीके से कनेक्टेड रहती हैं। ऐसी फिल्मों को हम हाइपरलिंक फिल्में कहते हैं, जिनमें सबसे बड़े उदाहरणों में से एक उदाहरण है बैबल। ये रिलीज हुई थी 2006 में और इससे पहले 1994 में क्वेंटिन टेरेंटिनो ऑलरेडी हाइपरलिंक फिल्म बना चुके थे जिसका नाम था पल्प फिक्शन। और फिर हमारे यहाँ भी 2019 में बनी थी सुपर डिलक्स और फिर 2020 में थी लूडो, जो कि हाइपरलिंक फिल्म्स का ही एक्सटेंशन है। आज की रिव्यू की जाने वाली फिल्म अनकही कहानियां भी एक एंथोलॉजी फिल्म है जिसमें 3 डायरेक्टर्स साथ में आए हैं अपनी अपनी इंडिपेंडेंट कहानियों को लेकर, और इसमें किसी भी एक कहानी का दूसरी कहानी के साथ संबंध नहीं है। इस तरह की एक फिल्म पिछले साल आई थी जिंदगी इन शॉर्ट्स, जिसमें 7 कहानियां थी और 7 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने इनको डायरेक्ट किया था और 7 को कंपाइल किया गया था। वैसे एंथोलॉजी फिल्मों का फॉर्मेट बड़ा ही इंटरनेशनल है, लेकिन हमारे इंडियन फिल्म मेकर्स ने भी इस फॉर्मेट को बड़ी ही खूबी के साथ एक्सेप्ट किया है और फिर OTT प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद इस तरह की फिल्मों में, यानी कि एंथोलॉजी फिल्मों में इजाफा ही हुआ है और साथ ही साथ क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है। कन्नड़ा में 2019 में बनी थी कथा संगम, जिसमें 7 कहानियां थी। फिर है तेलुगु में इसी साल रिलीज हुई पित्ता कथालू, जिसमें 4 कहानियां हैं। इसी साल मलयालम में भी आई है आनम पेनम, जिसमें 3 कहानियां हैं और तीनों ही कहानियां प्रभावशाली है। बंगाली में भी एक बड़ी ही पॉपुलर एंथोलॉजी फिल्म है 4, जो 2014 में रिलीज हुई थी। और फिर है मराठी में भी एक बड़ी ही नोटवर्दी एंथोलॉजी फिल्म बायोस्कोप, जो 2015 में रिलीज हुई थी और जिसमें मराठी के 4 टॉप डायरेक्टर्स एक साथ आए थे। इन्हीं सारी प्रभावशाली रीजनल एंथोलॉजी फिल्मों की फेरिस्त में फिर एक बड़ा ही प्रभावशाली नाम है पावा कथाइकल, जो कि तमिल एंथोलॉजी फिल्म है। और इस फिल्म में 4 डायरेक्टर्स एक साथ आए थे जिन्होंने धारणाओं और संबंधों को नए परिप्रेक्ष्य में देखा था। उसी प्रोग्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू को एक कदम आगे ले जाती है ये आज की एंथोलॉजी फिल्म अनकही कहानियां, जो है बड़ी ही सटल, बड़ी ही खामोश है, लेकिन इस खामोशी में भी वो कई बातें कह जाती है। इसमें सबसे पहली कहानी डायरेक्ट की है अश्विनी अय्यर तिवारी ने, जो जानी जाती है नील बटे सन्नाटा और बरेली की बर्फी के लिए। इसमें एक ऐसा पात्र है जो अपने छोटे से गांव से बम्बई आया है और एक गारमेंट स्टोर में काम करता हुआ अकेलेपन का अनुभव कर रहा है। वो लेडीज गारमेंट सेक्शन में है और ऐसे में एक मैनिक्विन आ जाती है जो बड़ी ही अट्रैक्टिव है और ये उस मैनिक्विन से बातें करने लगता है। वो उसको घुमाने जू ले जाता है और वो फिर रात को शॉप बंद होने के बाद उसके साथ डांस भी करने लगता है। उसकी ये हरकत उसके उस शॉप के कैमरे में कैद हो जाती है और उसे निकाल दिया जाता है। वो वापस अपने गांव पहुंचता है जहां उसकी शादी का रिश्ता पक्का हो जाता है और वो अपनी होने वाली पत्नी को सच सच बता देता है कि उसे मुंबई में जिस दुकान में वो काम करता है वहां पर रखे हुए पुतले से प्यार हो गया है। वो वापस मुंबई आता है और फिर उसी गारमेंट शोरूम में काम करने लगता है जहां पहले काम करता था और उस मैनेक्विन को ढूंढने लगता है। अब ये एक प्रकार से लव ट्रायंगल है जिसका अंत होना है, लेकिन जिस तरीके से इस कहानी के क्लाइमैक्स को मैच्योरिटी के साथ हैंडल किया गया है वो इतनी ज़बरदस्त है कि ये कहानी कई दिनों तक आपके दिलों में घर कर जाएगी। दूसरी कहानी है जिसमें रिंकू राजगुरु और दिलजाद हिवाले है और ये कहानी सेट है मुंबई की एक बड़ी ही गरीब बस्ती में, जहां पर एक एम्बिशियस लड़की रह रही है अपने परिवार के रेगुलर फ्रस्ट्रेशन और रोजमर्रा के तानों के बीच में।
उसका वे आउट बड़े पर्दे का सिनेमा ही है, जो एक जीर्ण शीर्ण हो चुके सिंगल स्क्रीन में अपने दोस्त के साथ जा जाकर वो रेगुलर देखती है। इस सिंगल स्क्रीन के प्रोजेक्शन रूम में एक लड़का काम करता है जो इंटरवल में समोसे भी बेचता है, और इस लड़के के साथ इस लड़की की आंख मिचौली शुरू हो जाती है। लड़की अपने घर की गरीबी से तंग है और लड़का अपने शराबी बाप और अपनी तन्हाली से परेशान है। दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं, लेकिन दोनों के प्यार की मासूमियत में भी उनके सपनों की नींव जिंदा है। अपने हालातों से लड़ते हुए किस तरह ये अपनी बदहाली से छुटकारा पाते हैं, उसकी है ये बड़ी ही मर्मस्पर्शी रोमांटिक कहानी, जिसे डायरेक्ट किया है अभिषेक चौबे ने। और उनकी 36 मिनट की फिल्म में उनका 1.5 इश्किया और सोन चिड़िया वाला रॉनेस भी नजर आता है, और साथ ही साथ उड़ता पंजाब वाला उनका गजब का कैरेक्टराइजेशन भी। तीसरी कहानी को डायरेक्ट किया है साकेत चौधरी ने, जो जाने जाते हैं प्यार के साइड इफ़ेक्ट्स के लिए, शादी के साइड इफ़ेक्ट्स के लिए और फिर हिंदी मीडियम के लिए। इनकी कहानी में एक पत्नी है जो अपने पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से परेशान है, और वो उस आदमी से मिलती है जिसकी पत्नी का अफेयर उसके पति के साथ चल रहा है। ये उसको बताती है कि वो परेशान है कि उसका पति इसकी पत्नी के पीछे पागल है, और अब ये दोनों डिस्कस करते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। अब ये दोनों डिस्कस करने लगते हैं अपने अपने पार्टनर्स की बेवफाई के बारे में, और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करते हैं कि किन किन हालातों में उनके पार्टनर्स ने कैसा रिएक्ट किया होगा। इन सारे डिस्कशन से वो ऑब्सेस्ड होते चले जाते हैं और इतनी गहराई में उतरते चले जाते हैं कि वो एक दूसरे को अनायास ही चाहने लगते हैं। अब ये रेगुलर डिस्कशंस का ऑब्सेशन और उसके बाद ये अजीब सा अट्रैक्शन उनको एक अलग ही लेवल पर जाकर खड़ा कर देता है, और ये ऐसा लेवल है जहाँ से ना वो आगे जा सके और ना ही पीछे आ सके। इस कश्मकश को क्लोजर देने की कोशिश करती है ये बड़ी ही एक्सपेरिमेंटल फिल्म, जो एक्चुअली देखा जाए तो बाकी दोनों फिल्मों की तुलना में 19 है। इन तीनों ही कहानियों में प्यार के रंगों को बड़ी ही आत्मीयता और गहराई से समझा गया है, और उनकी अभिव्यक्ति भी बड़ी ही शानदार है। आपके अंतरंगों को छूने की शक्ति रखने वाले इन 3 कहानी वाली एंथोलॉजी फिल्म को देखने के मैं कम से कम आपको 7 कारण दे सकता हूँ। सबसे पहला कारण है टोन। एक लयबद्धता है सारी कहानियों में, और सारे ही पात्र ज़मीनी हैं, और ऐसे लगता है जैसे ये पात्र हमारे आसपास ही रह रहे हो। प्यार की अपनी अपनी राहों में चलते हुए ये रंगीन पात्र एक संगीत को जन्म देते हैं जिसमें आप गुम हो जाते हो। दूसरा कारण है राइटिंग। अश्विनी अय्यर तिवारी की पहली कहानी के राइटर्स है पीयूष गुप्ता, श्रेयस जैन और नीतीश तिवारी, और इन तीनों ने छोटे गांव से आए हुए मजदूरों का बड़े शहरों की भीड़ में पनपने वाली तन्हाई को बड़ी कुशलता से उजागर किया है। दूसरी कहानी बेस्ड है जयंत कल्किनी के कन्नड़ा नॉवेल मध्यंतरा पर, जिसमें एक सिंगल स्क्रीन के बैकड्रॉप में आकार लेती हुई लव स्टोरी को लिखा है हुसैन हैदरी ने। तीसरी कहानी जिसे साकेत चौधरी ने डायरेक्ट किया है वो उन्होंने लिखी है जिनत लखानी के साथ मिलकर, जिसमें वफा और बेवफाई की थिन लाइन को प्रकट किया गया है। तीनों कहानियों के राइटर्स में एक स्पार्क है और एक प्रोग्रेसिव आउटलुक है जो तारीफ काबिल है। तीसरा कारण है कास्टिंग। मुकेश छाबरा, तरन बाजा और पंचमी घावरी है जिन्होंने एक्टर्स ऐसे चूज किए हैं कि आप उनके स्किल्स से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। अभिषेक बनर्जी को रोमांटिक रोल में कास्ट करना और दिलजाद हिवाली को कैंटीन बॉय के कैरेक्टर में लेना कास्टिंग डायरेक्टर की एक अलग ऊंचाई में समझता हूँ। चौथा कारण है परफॉर्मेंसेस। इस फिल्म में एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस मानो नए एक्टर्स के लिए केस स्टडी हो। अभिषेक बनर्जी, रिंकू राजगुरु, दिलजाद हिवाले, कुणाल कपूर, जोया हुसैन, निखिल द्विवेदी और पालोमी घोष, ये सारे के सारे फर्स्ट रेट है अपने परफॉर्मेंसेस में। पांचवा कारण है सिनेमाटोग्राफी। सिल्वेस्टर फोंसेका की सिनेमाटोग्राफी ग्रेसफुल लगती है पहली कहानी में, और अविनाश अरुण का कैमरा दूसरी कहानी में सिंगल स्क्रीन थिएटर्स और उसके चार्म को जिंदा कर देता है। और फिर इशित नारायण का है तीसरी कहानी का कैमरा वर्क जो सारे लोकेशंस को मानो कैरेक्टर्स जैसा ट्रीट करता हो। छठा कारण है डायरेक्शन। तीनों डायरेक्टर्स टॉप ऑफ द गेम हैं। जहां अश्विनी अय्यर तिवारी ने प्यार के फेटिश को रिस्पेक्टेबल प्लेस किया है, वहीं अभिषेक चौबे का सिनेमा के साथ का रोमांस और साकेत चौधरी का रिलेशनशिप्स के
थ्रेड्स को इवैल्यूएट करने की कोशिशें नई भाषा के सिनेमा की पहल है। सातवां कारण है प्रोडक्शन। आरएसवीपी के रॉनी स्क्रूवाला और फ्लाइंग यूनिकॉर्न की आशा दुआ बधाई के पात्र हैं। इन्होंने इससे पहले पावा कथाइकल और पित्ता कथालू को प्रोड्यूस किया था और इस टेक्निकली स्ट्रॉन्ग लेकिन हार्ट वार्मिंग एंथोलॉजी फिल्म को क्रिएटिवली सेटिस्फैक्टरी बनाकर इन्होंने क्रिएटिव एनवलप को और आगे पुश कर दिया है। इन 7 कारणों के अलावा मैं आपको बता दूं कि ये रे और नवरसा जैसी ओवररेटेड एंथोलॉजी सीरीज से हटकर एक ईमानदारी से कहानी कहने का प्रयास है। इस फिल्म में मानवीय संवेदनाओं की कई ऐसी गांठें हैं जो हम खोल नहीं पाते, कई ऐसी अभिव्यक्तियां हैं जो हम बोल नहीं पाते और जो खामोशियों में ही अपना दम तोड़ देती हैं। एक प्रकार से आंतरिक कला को परिभाषित करती है ये अनकही कहानियाँ जो सहज तौर से तो कही नहीं जा सकती, उसे सिर्फ महसूस करना होता है। इसलिए तो एक शायर कहता है ना कि सुनने की मोहलत मिले तो आवाज़ है पत्थरों में, सुनने की मोहलत मिले तो आवाज़ है पत्थरों में, जिस्मों से बाहर निकलकर अंगड़ाइयाँ बोलती है, दीवारों दर से उतरकर परछाइयाँ बोलती है, कोई नहीं बोलता जब तन्हाइयाँ बोलती है। गो फॉर इट।